राजीव नगर निवासी नरेश ठाकुर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट या सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी यहाँ मिली है करके। एक छोटी सी बात, एक पल का गुस्सा और एक जिंदगी। ध्रुव के बीच इंदिरा मार्केट की वो रात, जब खून से लथपथ एक सब सोच रहे थे ये मिर्गी का दौरा था, पर असल में था एक कत्ल का राज। किसने मारा नरेश ठाकुर और क्यों? यही है इंदिरा मार्केट मर्डर मिस्ट्री, जहां सच खून के दाग के पीछे। 9 अक्टूबर की रात ध्रुव के इंदिरा मार्केट में एक युवक का शव मिला, खून से लथपथ, चेहरे पर गहरी चोट, और आसपास लोगों के बीच सिर्फ एक सवाल, ये हुआ कैसे? राजीव नगर निवासी नरेश ठाकुर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट या सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी यहाँ मिली है करके। आकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया गया, फॉरेंसिक टीम भी आई गई। फिलहाल अभी मृतक का मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई में लिया गया है। पंचनामा पश्चात अभी शुरुआती दौर में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक की टीम भी जांच की है और जितने भी इसके अभिमत है पीएम रिपोर्ट के बाद पश्चात ही क्लियर हो पाएगी। मृतक था राजीव नगर का रहने वाला नरेश, मार्केट में ही रहता था। पुलिस के लिए ये मामला पहले एक रहस्य बना हुआ था, ना के छींटे ना कोई गवाह, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया। नरेश मिर्गी से नहीं बल्कि सर पर भारी वस्तु मारी। तब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 11:30 बजे एक नाबालिग लड़का कैमरे में गुजरता था। इस फुटेज ने पुलिस को दी एक नई डायरेक्शन। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा मार्केट में सुबह एक हफ्ता पहले एक मिली थी, जिसका सिर पे खून लगा हुआ था, लहूलुहान था, और ऐसा लग रहा था कि सिर कुचला गया है, एक्सीडेंटल है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। मर्ग कायमिका जांच में लिया गया था। पीएम रिपोर्ट पर वो स्पष्ट था कि ये होमोसाइडल का मामला हो सकता है। संदिग्ध परिस्थितियों में हमारी टीम लगातार जांच कर रही थी और इसी बीच हमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक आते जाते दिखा, जिससे चिन्हांकित कर पूछताछ करने पर ये उसने स्वीकार किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाबालिग ने ये बताया, उस रात नरेश नशे में था। उसने लड़के से बीड़ी मांगी। जब उसने मना किया तो नरेश ने उसे थप्पड़ मारा, गाली दी और फिर फुटपाथ पर जाकर लेट। तभी गुस्से में भड़का हुआ नाबालिग पास पड़ा एक पत्थर उठाता है और नरेश के चेहरे पर दे मारता है। एक ही बार जिसने नरेश की जान ली। आपस में बीड़ी पीने और बीड़ी मांगने को लेकर के इनका वाद विवाद हो गया था, जिस पर मृतक द्वारा इसको गाली गलौज किया गया था और थप्पड़ मारा गया था, जिस पर ये गुस्से में आ गया था और बदला लेने की नियत से वहाँ पास में बड़े एक पत्थर उठाकर उसके सिर पे दे मारा था और उसके बाद ये अपना घर चला गया था। हमले के बाद नाबालिग घर गया, लगे कपड़े जलाए और अपने दोस्तों को सब बता दिया। दोस्तों ने कहा चुप रहे, कुछ मत बोल, लेकिन सच छुप नहीं सकता। उसकी खून की छींटें उसके शर्ट पे थे, जिसको वो जला दिया था और अपने साथी को बताया था कि मैंने एक व्यक्ति को पत्थर मारा है, चलो देखते हैं। दूसरे दिन जब उसको पता चला कि मृत्यु कारित हो गया है तो वह चुपचाप रहा और वाच करते रहा घटना पर। सारी चीजें जब क्लियर हुई तो वो अपने साथी को बताया हुए चीजों को और अपने जो घटना कारित किया है उसको कबूल किया। 17 अक्टूबर को दुर्ग पुलिस ने राज खोल दिया। नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर एक छोटी सी बीड़ी, एक थप्पड़ और एक पत्थर ने 2 जिंदगियां बर्बाद की। दोस्तों, इस घटना के पीछे का साइकोलॉजिकल पहलू समझना भी जरूरी, इसलिए हमने साइकोलॉजिस्ट मोनिका साहू से बात की, ताकि जान सके कि आखिर एक नाबालिग ने ऐसा एक्सट्रीम एक्शन क्यों लिया और गुस्सा, नशा और डिजिटल इन्फ्लुएंस कैसे इंसान को कंट्रोल से बाहर कर सकता है। जो कहानी सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो नाबालिग बच्चा है वो कहीं ना कहीं वो खुद भी नशे का आदी होगा, डेफिनेटली। दूसरा, अगर वो सामने वाला इंसान ने उसको बीड़ी मंगा या गाली दिया या मारा,
तो उसमें उसने अपने पेशेंस को कंट्रोल नहीं किया, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात मैं ये समझना चाहूंगी कि रात को अगर 11 साढ़े 11 बजे एक नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा, वो क्यों सड़क पे ऐसे अकेले घूम रहा था? वो अगर उसने कुछ पूछा या मांगा तो वो क्यों खड़े होकर उस नशे में जो ऑलरेडी इंसान है उससे क्यों बात करना उचित समझा? तीसरी चीज कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा समाज और हमारा मीडिया या सोशल मीडिया, जिसमें बच्चे अब अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को देख रहे हैं, इजी जो उनको परसा जा रहा है उन सारी चीजों को देख रहे हैं और उसी तरीके से उनका माइंडसेट रेडी हो रहा है। माइंडसेट रेडी होने जो चीजें वो देख रहे हैं उसी चीजों को वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक सिंपल सा चीज है कि अगर सामने वाले इंसान ने आपको गाली दिया या मारा तो आप में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया जो आपने पत्थर उठा करके उसको सिर पे दे मारा, बजाय इस अंजाम को जानते हुए कि आगे क्या होगा, किस तरीके का आगे घटना हो सकती है, उसे खुद भी ये नहीं मालूम होगा। थर्ड थिंग कि जैसे मैंने अभी सुना आप लोगों से कि वो बच्चा घर जाने के बाद अपना अपने कपड़ों को जलाता है एंड नॉर्मल बिहेव करता है एंड देन अगले दिन सुबह अपने दोस्त को बताता है। मीन्स वो इस चीज की गंभीरता को समझ भी रहा होगा कि नहीं समझ रहा होगा, क्या उसके माइंड में या उसका थॉट प्रोसेस किस तरीके से चल रहा होगा, क्यों उसने ऐसा किया होगा, ये पूरा का पूरा एक कंबाइंड एक विचार करने का बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज छोटे-छोटे बच्चे या नाबालिग बच्चे कैसे इन चीज़ों की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका सोशल मीडिया और दूसरा नशा। आज हमारे समाज में या हमारे चारों तरफ बहुत ईज़ी वे में नाबालिगों को जो भी नशे के पदार्थ मिल जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्योंकि हम अपने आप को बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल दिखाना या बनाना या समझते हैं और इस वजह से कहीं कहीं न कहीं वो अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते हैं, माता-पिता की बात भी नहीं सुनते हैं और अपने ही धुन पे वो चीज़ों को अपने ही अंजाम पे लेके जाना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और अंत इस तरीके की घटना के रूप में चीज़ें होती हैं। इसका सीख तो ऑब्वियसली कि मूवीज़ में, टीवी में या सोशल मीडिया में जो भी बच्चे देख रहे हैं कि क्राइम करने के बाद कैसे अपनी चीज़ों को, सबूतों को कैसे हटाते हैं, तो वो वहाँ से ईज़ी उनको समझ में आ रहा है कि घर में जाऊँ और अपनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर कपड़े में ब्लड लगा हुआ है, तो उसको मैंने कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है, ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिले। तो ये सीधा-सीधा जो टीवी, मूवीज़ या सोशल मीडिया में जो देखा जा रहा है कहानियों के थ्रू, तो वहाँ से उसने सीखा होगा डेफ़िनेटली। दूसरा चीज़ उसका माइंड जो पहले नशे में था। देखिए जब आप नशे में हैं, उस टाइम आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, वो तो क्षीण हो ही गई है। काम ही नहीं कर रहा है, आपका न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन उस तरीके का एक्टिव रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। नाउ आपने वो घटना कर लिया, घटना घट गया, वो पूरा का पूरा नशे में या बेहोश नहीं है, पूरी की पूरा वो तरह से वो अनकॉन्शियस नहीं है, वो नशे में है, जिसमें उसको माइल्ड लेवल पे, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे उसका माइंड जो है, वो ब्रेन है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन कॉन्शियसली उसको मालूम है कि उसने ऐसा कुछ किया है एंड घर जाके मुझे अब इन चीज़ों से बचना कैसे है, तो उसने अपने कपड़ों को शायद जलाया या जिस भी तरह से डिस्ट्रॉय किया है, वो चीज़ों को किया है। एंड बट ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें बहुत छोटे-छोटे बच्चों आजकल जितने भी क्राइम से रिलेटेड हम सीरियल देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, वहाँ से वो सीखते जा रहे हैं। दोस्त एक कंफर्टेबल ज़ोन है, माता-पिता कंफर्टेबल प्लेटफ़ॉर्म ज़ोन नहीं है। आज भी हम कितने भी बोले ना, मुझे नहीं मालूम कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है या माता-पिता किस बैकग्राउंड के हैं, पढ़े-लिखे हैं नहीं हैं। लेकिन कहीं न कहीं बच्चे आज भी अब पेरेंट्स से एक डिस्टेंस, ये बातें हमको पेरेंट्स को बतानी है, नहीं बतानी है और वो बोलते हैं कि जितना जिगरी दोस्त उतना बड़ा क्राइम पार्टनर। तो विश्वास दोस्त के ऊपर है, ना कि पेरेंट्स के ऊपर है। तो इसलिए वो पेरेंट्स को ना बता करके अपने दोस्त को ईज़ी समझा बताना कि चलो ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बता सकता हूँ और ये मेरी बातों को छुपा सकता है या मैं इस गलत चीज़ों में भी मेरा साथ दे सकता है। सबसे पहली बात तो दोस्त की परिभाषा क्या होती है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि दोस्त वही होता है जो हमारे सामने मीठी चाशनी की तरह हमको सामने-सामने हमारी तारीफ़ करते जाए और हमारी बस अच्छा में अच्छा बोलता जाए। लेकिन जहाँ पर कोई दोस्त उसे किसी भी गलत चीज़ में रोक रहा है, टोक रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो गलत हो जाता है। तो फिर वहाँ पर दोस्ती ब्रेक हो जाती है। दूसरी सेकंड चीज़ दोस्ती को लेकर के कि वो अपने दोस्त को
ऑब्वियसली कि अरे यार तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे तेरे गलतियों में तेरा सपोर्ट करूंगा ना, तेरी गलतियों में मैं पुलिस को जाके कैसे बता दूं। इतना इतना वो उसने देखो वो जो नाबालिग बच्चा है उसका दोस्त का भी उम्र उतना ही आसपास होगा, है ना, वो भी उतना कोई खास बड़ा होगा नहीं। तो दोनों का जो मेच्योरिटी टाइम, जितनी उनकी समझदारी रही उतनी समझदारी से इन चीजों को जितना दबा सकते थे, जितना उनके तरीके से वो हैंडल कर सकते थे उतना करने की कोशिश की। तो ओवरऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स को, चाहे वो किसी भी तबके से आते हो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चा किस समय आ रहा है, जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान दें, वो क्या कर रहा है, नशा ले रहा है, नहीं ले रहा है। सारी की सारी एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे तो शायद हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये तो हुआ कि चलो ठीक है, ये चीजें हमें इतनी जल्दी समझ में आ गई कि हाँ ऐसा ऐसी घटना हुआ। लेकिन अगर इस माइंडसेट के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका माइंडसेट भी क्रिमिनल माइंडसेट में और डीपली जाते जाता है, और ऐसे ही लोग आगे चल के बहुत बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब गुस्सा और अहंकार मिलते हैं तो इंसान अपने होश खो देता और एक पल की बेवकूफ़ी जिंदगी भर का पछतावा बन जाता। तो दोस्तों एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने दिखाया अपना, जहां हर मोड़ पर सूझबूझ और टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक राज को कर दिया बेनकाब। एक बीड़ी के झगड़े से शुरू हुई कहानी अंत में मौत और पछतावा छोड़ गई। ऐसे केस हमें एक ही सीख देते, नशा और गुस्सा दोनों ही इंसान को बर्बादी की राह पर ले जाता। पर सवाल ये भी उठता है, आखिर ऐसी मानसिकता के लोग सोचते क्या। मैं हूं तन्मय और आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज क्राइम स्टोरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए क्योंकि अपराधी हमारे